मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं फिर हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं एस के झा सर का साइंस का प्रैक्टिस सेट 21। अभी तक आपने 20 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूं। और ये रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ज़बरदस्त बुक है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं। और आप सभी से मेरा आग्रह है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, अपने पढ़ाई पे लॉकडाउन न लगने दें। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है? तो दूरी का उपयोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि दूरी का उपयोग एक वस्तु की दूरी और विस्थापन का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति जानने के लिए अंतिम स्थिति का पता लगाने के किसका? तो दूरी और विस्थापन का। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूरी जो है केवल परिमाण को व्यक्त करता है और विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव करेगा। अगर देखिए दो वस्तु हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो उन दोनों के बीच के बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं कि F बराबर G m1 m2 बट्टा r², यही होता है। अगर इन दोनों के दूरी को दुगना कर दिया जाए, अगर हम दूरी को दुगना कर दें, इन बीच के दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बल के बीच पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, अगर दुगना कर देंगे तो अगर 2m1 कर दें, ठीक है, दूरी को दुगना करने के लिए कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को। ठीक है, जब दूरी को अगर हम दुगना कर दें तो गुरुत्वीय बल का जो मान क्या हो जाएगा, अगर कर दें तो 2m1 2m2 g यहाँ रहेगा r1², ये क्या हो जाएगा 4g m1 m2 बट्टा r²। ये कितना गुना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय बल का मान 4 गुना में कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्ताकार पथ पर स्थित गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। तो एक वृत्ताकार पथ में, ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है, स्थिर गति वाले पिंड की गति को, जो स्थिर गति वाला है उसे समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊपरी प्रणोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं। तो ऊपरी प्रणोद क्या होता है? प्रणोद का मतलब होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल दाब को हम क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। दाब बराबर आप सभी जानते हैं फोर्स बट्टा एरिया, यानी पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही होता है। ठीक है, अगर दाब की बात की जाए तो प्रणोद बटा क्षेत्रफल भी होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपरी प्रणोद और भार के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। क्या हो जाए? विपरीत दिशा में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रणोद का मतलब होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल दाब। ठीक है, इसी को हम लोग प्रणोद कहते हैं। तो ये विपरीत हो जाएगा, प्रणोद बटा क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नीचे एक अभिकथन असर ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन असर्शन क्या कह रहा है कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। ठीक है, कारण लोहा गर्मियों में फैलता है। देखिए लोहा जो है, आप ट्रेन की पटरी देखे होंगे, जब ट्रेन की पटरी देखिएगा ना तो इन दोनों के बीच में हल्का गैप रहता है। क्या होता है, जब
गर्मी के दिन में लोहा गर्म होता है, गर्म चीज़ पे ट्रेन दौड़ेगी तो ये एक्सपेंड होता है यानी फैलता है, इसलिए ये थोड़ा सा गैप छोड़ कर रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो फैले तो टेढ़ा ना हो जाए। अगर अगर फैलेगा, अगर जगह नहीं रहेगा तो मुड़ जाएगा, इसलिए उसको ये किया जाता है। तो असर्शन कह रहा है कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। बात तो सही है, लेकिन इसका रीज़न क्या कह रहा है कि लोहा गर्मियों में फैलता है। बात तो सही है, यानी असर्शन रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है असर्शन को उचित व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात को समझिएगा। आप देखे होंगे ट्रेन के जो पटरी होता है उसमें कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा जाता है, इसीलिए गैप छोड़ा जाता है ताकि गर्मी के दिन में एक्सपेंड ना हो, एक्सपेंड हो तो कोई दिक्कत ना हो। अगर स्पेस नहीं रहेगा तो जैसे ही एक्सपेंड करेगा पटरी मुड़ जाएगा, जिससे एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, खाना पकाने के बर्तन के गुणों में का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है, यानी कौन सा गुण जो है वो सर्वाधिक वांछनीय है। उच्च विशिष्ट उष्मा व निम्न तापीय चालकता, निम्न विशिष्ट उष्मा व उच्च तापीय चालकता, या उच्च विशिष्ट उष्मा व उच्च तापीय चालकता। तो देखिए, खाना पकाने वाले बर्तन में सबसे अधिक क्या होता है, विशिष्ट उष्मा होता है, ठीक है। जब विशिष्ट उष्मा धारिता होता है, हाइड्रोजन गैस की होती है, उसके बाद जल की होती है, ठीक है। अगर हम देखें, इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, विशिष्ट उष्मा होगा, क्या हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि उष्मा उच्च हो जाएगा, विशिष्ट उष्मा व उच्च तापीय चालकता सर्वाधिक वांछनीय होता है, क्या होता है। तो ये हमारा हो जाए कि निम्न विशिष्ट उष्मा वो उच्च तापीय, ये वांछनीय है, सर्वाधिक वांछनीय है। ये उच्च विशिष्ट उष्मा व निम्न तापीय चालकता, उच्च विशिष्ट उष्मा व उच्च तापीय चालकता, निम्न विशिष्ट उष्मा व निम्न तापीय चालकता। तो इन सभी में वांछनीय हो जाएगा निम्न विशिष्ट उष्मा व उच्च तापीय चालकता। देखिए, जल की विशिष्ट उष्मा धारिता जो होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है, और बर्फ़ की विशिष्ट उष्मा धारिता जो होती है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन होता है, ठीक है। यहाँ जल की विशिष्ट उष्मा धारिता उच्च होने के कारण क्या होता है, वाहनों के रेडिएटर में उसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। और खाना बनाने के लिए बर्तन गुणों का निम्न विशिष्ट उष्मा उच्च व उच्च तापीय चालकता सर्वाधिक वांछनीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब अब द्रवों को मिलाने से गलनांक क्या हो जाता है, वो घट जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है, दाब बढ़ाइएगा ना तो गलनांक घटता है, और दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। बात को समझिएगा, दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है और दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। तो ये दिया था रमफोर्ड ने। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसे हम गर्मी अनुभव करते हैं, ठीक है। और उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया था। तो आपका ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब डैश शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। दाब जो है डैश शून्य निरपेक्ष एब्सोल्यूट जीरो के मान पर कब पहुंचता है, जब तंत्र की आणविक गति क्या हो जाती है, जब शून्य हो जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान होता है। क्या होता है, तो दोनों विद्यमान होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि तंत्र की आणविक गति जब शून्य हो जाती है तब ये एब्सोल्यूट जीरो के मान पर पहुंचता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है, अनुदैर्ध्य तरंग में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करता है, ठीक है। क्या होता है अनुदैर्ध्य तरंग, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है ठोस द्रव गैस तीनों ही माध्यम में उत्पन्न होता है। अनुदैर्ध्य तरंग माध्यम
कणों द्वारा संपीड़न एवं विरलन के फलस्वरूप संचरित होता है और संपीड़न वाले स्थान पर माध्यम का दाब एवं कणों का घनत्व होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 4 गुना हो जाएगा। अब देखें, यहाँ फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो एफ क्या हो गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर, यू को हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया और भी को हमने इसका 4 गुना कर रहा है तो इसे 4x मान लिया। अब यहाँ हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब 1/f हमारा क्या है, 1 माइनस का 10 बराबर 1/x प्लस 1/4x। ये एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4x, ये 4 प्लस 1 5x/4x क्या हो जाएगा, 1/-10 बराबर 5/4x, यानी कि 4x बराबर 50 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो 4x, ये 5 और 10 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 50, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 50/4। जब x बराबर 50/4 तो x बराबर क्या हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गलत मिलान का चयन करें, गलत मिलान का चयन करना है, तत्व संयोजकता। ठीक है, तो कह रहा है कि अगला क्या होगा, हीलियम 0, कार्बन 4, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 1, यानी तत्व संयोजकता ज्ञात करना है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 1 नहीं होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयोजकता ऑक्सीजन की 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड क्या काम करती हैं। तो ये क्या काम करती हैं, देखिए जो कैडमियम की रॉड होती है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त क्या करती है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। क्या करती है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है, यानी चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम से बदल जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम से बदल जाती है उसे ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैसे दूध को देर से फटने के लिए बेकिंग सोडा जैसा पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, इन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे वेनिला, प्याज, लौंग, ये सब क्या है, गंधीय सूचक हैं। तो ये हो जाएगा अल्फैक्टरी सूचक यानी गंधीय सूचक। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का जो उपयोग किया जाता है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लोरीन जो होता है हरा पीले रंग की तथा तीखी और दम घुटने वाली गंध की गैस है। क्लोरीन दम घुटने वाली गैस है। ठीक है, नेक्स्ट, पोटेशियम नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का अणुसूत्र होता है KNO3 होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह डैश कहलाती है। क्या कहलाती है, वो दहन कहलाती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो दहन कहलाती है। दहन क्या होता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सब क्या हो गया, दहन में आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन होता है। तो ये निष्कासन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग हम धातुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, यानी धातु को शुद्ध करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। तो धोवन सोडा जो होता है उसमें 62.9 होता है क्रिस्टलिन पानी की प्रतिशत मात्रा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वाशिंग सोडा का बड़े पैमाने पर उत्पादन लेवलैंक विधि, सोल्वे विधि तथा वैद्युत विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, और वाशिंग सोडा में अपमार्जक का गुण रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से क्या संबंधित है। तो ये आपका जीवाश्म से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है। तो पशु की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो जो न्यूरॉन है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसकी अधिकतम लंबाई की बात की जाए तो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होता है। न्यूरॉन को तंत्रिका की इकाई भी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है। तो किसके विघटन को कहा जाता है, तो वो आपको अनॉक्सीय श्वसन को। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तब उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सी श्वसन की क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। अगला देखते हैं कि मांसपेशियों की थकान डैश के संचयन की वजह से होती है। तो मांसपेशियों की थकान जो होती है वो आपका लैक्टिक एसिड के संचयन की वजह से होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि जीनोम चित्रण का इनसे संबंध क्या है। तो जीनोम चित्रण जो होता है, ठीक है, इसका क्या संबंध है, तो ये जीन्स का चित्रण से संबंध है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि इकोटोन का अर्थ क्या होता है। तो इकोटोन का अर्थ होता है जहाँ 2 बायोमास मिलते हैं उसे इकोटोन कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इकोटोन जो होता है वो 2 ज्वायुमंडल के मध्य संघी का क्षेत्र होता है, जैसे घास स्थल, वन और रेगिस्तान के बीच होता है। ठीक है, और जीवित जीवों तथा हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ जो होता है, जो जैव मात्र या जैव संहति या उसे बायोमास भी कहलाता है। बायोमास ऊर्जा का स्रोत है। बायोमास जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और घरों में रहिए और अपने पढ़ाई पे लॉकडाउन मत लगने दीजिए। तो चलिए, गुड बाय।